प्यारे बच्चों, आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विज्ञान के पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के अभ्यास प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत प्रश्न पहला है, फसल को कितने भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग के दो दो उदाहरण लिखिए। तो फसल को दो वर्गों में बांटा गया है। एक खरीफ की फसल जो वर्षा ऋतु में होती है। वर्षा ऋतु कब होती है? जून से लेकर सितंबर तक इसको बोया जाता है। इसके उदाहरण हैं धान, मक्का, सोयाबीन आदि। और दूसरी है रबी की फसल। रबी की फसल शीत ऋतु अर्थात ठंड में बोई जाती है, जो अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है। इसके उदाहरण होंगे गेहूं, चना, मटर आदि। अगला प्रश्न है, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। तो खरपतवार जो खेत में फसल के साथ अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, जो कचड़ा वगैरह है ना, वो क्या कहलाता है? खरपतवार कहलाता है। खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा सभी चीजों से फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। मतलब ये हर प्रकार से फसल के लिए कैसा होता है? नुकसानदायक। इसके साथ साथ मनुष्य और पशुओं के लिए भी ये विषैला हो सकता है। तो इसे हटाना ही हम क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। तो खरपतवार को हटाना निराई कहलाता है। इसे हम निदाई भी बोल सकते हैं। तो खरपतवार फसलों को हानि पहुंचाता है, इसलिए उसे हम हटा देते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों के मित्र क्यों कहा गया है। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। पोली मिट्टी में रहने वाले जीव जंतु जैसे केंचुआ सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करती है, इसीलिए क्या कहते हैं? उनको किसानों के मित्र कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं और ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसीलिए इनको सूक्ष्म जीवों को, केंचुओं को किसानों के मित्र कहा गया है। अगला प्रश्न है, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने के से क्या क्या लाभ हैं। तो आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा बीजों को समान दूरी व गहराई डालने से समान दूरी व गहराई बनी रहती है। इसमें बुआई के बाद बीज मिट्टी के से ढक जाते हैं, जैसे पक्षी वगैरह भी उनको नहीं खा पाते हैं। तो सीड ड्रिल से बुआई करने से समय और श्रम यानी मेहनत दोनों की क्या होती है? बचत होती है। इसलिए सीड ड्रिल से बुआई करना अच्छा बताया गया, लाभदायक बताया गया है। अगला प्रश्न है, खाद देने से फसलों के क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसका आंसर होगा, खाद से फसलों को जो जो लाभ होते हैं अपन को बताना है। तो इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खाद से मिट्टी भूरी भूरी और सरंध्र युक्त हो जाती है, जिसके कारण गैसों का विनिमय सरलता से होता है। मतलब गैसों वायु का आदान प्रदान आराम से हो जाता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, अर्थात जो जीवाणु फसल के लिए अच्छे होते हैं उनकी क्या होती है? वृद्धि होती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन भी सुधर जाता है। तो खाद के फसलों के लिए लाभ बहुत सारे हैं, जिसमें से अपन ने कुछ देखे हैं। अगला प्रश्न है, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। तो ताजा फसल रहती है जो कटती है, उसमें क्या रहती है? नमी की मात्रा रहती है। यदि फसल के बीजों को हम बिना सुखाए भंडारित कर देंगे तो वो खराब हो सकते हैं। जीवों द्वारा आक्रमण करने से उनके अंकुरण के लायक वो नहीं बचेंगे, अनुपयोगी रहेंगे, अर्थात अंकुरण के लिए। अतः भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है। जब उन्हें हम अच्छी तरह से धूप में सुखा लेंगे, उसके बाद ही हम उसे उचित स्थान पर रखेंगे। अगला प्रश्न है, फसल बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। तो बुआई फसल का उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ, स्वच्छ, स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। इसके लिए हम बीजों का एक परीक्षण भी कर सकते हैं। एक बर्तन में बीजों को डालकर पानी डाल दें, कुछ समय पश्चात देखेंगे तो कुछ बीज नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के फुल्के क्षतिग्रस्त खोखले बीज हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं। तो इस तरह हम स्वस्थ बीजों को अलग कर सकते हैं, जो फसल बोने के काम आ सकते हैं, और जो क्षतिग्रस्त खोखले हल्के बीज हैं उनको, जो तैरने लगते हैं, उनको हम हटा देंगे। तो इस तरह हम स्वस्थ बीजों का परीक्षण खुद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि
का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए ड्रिप विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में ड्रिप अर्थात बूंद बूंद करके, तो इसमें जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में जाता है। फलदार पौधों में, बगीचों में वृक्षों को पानी देने का यह बहुत अच्छा तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल मिलता है और जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता है। अतः जिन क्षेत्रों में जल की कमी है, यह विधि क्या है? वरदान है। इसका अपन चित्र भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है उर्वरक और एवं खाद में अंतर बताइए। तो उर्वरक मानव निर्मित है और खाद प्राकृतिक पदार्थ है। खाद को हम गोबर से, पौधों के अवशेष के विघटन से बनाते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद कहाँ बनाई जाती है? खेतों में। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है, अर्थात खाद पौधों के लिए ज्यादा अच्छी होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में मिलते हैं और खाद में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो इस तरह हम खाद और उर्वरक में अंतर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाता है? इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हम इस प्रकार देख सकते हैं कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाते हैं, अर्थात लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की क्या आ जाती है? कमी। इस कमी या क्षति को पूरा करने के लिए ही किसान क्या करते हैं? खेतों में और अधिक खाद डालते हैं। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? खाद देना कहते हैं। इसके अलावा कुछ उर्वरकों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास आदि। परंतु अधिक उर्वरकों से मिट्टी की उर्वरता में क्या आती है? कमी आती है। अतः जैविक खाद का उपयोग करना अधिक अच्छा या उचित है। थैंक यू।